हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, केस कंट्रोल स्टडी। ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और नीट पीजी दोनों के लिए काफी जरूरी है। कई स्टूडेंट्स इसे थोड़ा ट्रिकी मानते हैं, लेकिन आज हम इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है? केस कंट्रोल स्टडी एक ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। इसे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम पास्ट में जाकर देख रहे होते हैं। इसमें हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, केसेस जिन्हें डिजीज है, कंट्रोल्स जिन्हें डिजीज नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्टडी में हम इंसिडेंस, नए केसेस या प्रेविलेंस, कुल केसेस को मेजर नहीं करते। हम बस यह पता लगाते हैं कि कोई एक्सपोजर, जैसे स्मोकिंग, डिजीज के साथ जुड़ा है या नहीं। यूज कहाँ होता है? ये स्टडी रेयर डिजीजेस के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि रेयर डिजीज में मरीज कम होते हैं और उन्हें ढूंढना डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम ये स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है या नहीं। तो केसेस होंगे वो लोग जिनको लंग कैंसर है, कंट्रोल्स होंगे वो लोग जो बिल्कुल हेल्थी हैं। और हम देखेंगे कि दोनों ग्रुप्स में कितनों ने स्मोकिंग की थी। इससे हम पता लगाएंगे कि स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है या नहीं। रिजल्ट निकाला जाता है ऑड्स रेशियो, ओआरआ से। डायरेक्शन ऑफ स्टडी कैसे चलता है? इस स्टडी में हम चलते हैं डिजीज एक्सपोजर की तरफ, यानी पहले हम डिजीज वाले लोग लेते हैं और फिर देखते हैं कि उनके पास्ट में कौन से रिस्क फैक्टर्स थे। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं ये स्टडी? स्टेप 1, सिलेक्शन ऑफ केसेस। जिन लोगों को डिजीज है उन्हें केसेस कहा जाता है। हमेशा नए इंसिडेंट पेशेंट्स को सिलेक्ट करना बेटर होता है। केसेस मिल सकते हैं हॉस्पिटल्स, डिजीज रजिस्ट्री या पॉपुलेशन सर्वे से। स्टेप 2, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स वो होते हैं जिन्हें डिजीज नहीं है, लेकिन वो बाकी हर चीज में केसेस जैसे होने चाहिए, जैसे एज, जेंडर, बैकग्राउंड एटसेट्रा। कंट्रोल्स मिल सकते हैं हॉस्पिटल्स, दूसरी बीमारी वाले पेशेंट्स, रिलेटिव्स या जनरल पब्लिक से। स्टेप 3, मैचिंग। केसेस और कंट्रोल्स को कंपेरेबल बनाने के लिए मैचिंग करते हैं। ग्रुप मैचिंग, जैसे एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। पेयर मैचिंग, हर केस का एक स्पेसिफिक कंट्रोल चुनते हैं जो उस जैसे हो। स्टेप 4, एक्सपोजर को मेजर करना। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिजीज से पहले कौन से रिस्क फैक्टर थे। यह पता चलता है इंटरव्यू से, क्वेश्चनेयर से, मेडिकल रिकॉर्ड से। स्टेप 5, डेटा एनालिसिस। अब हम कंपेयर करते हैं कि कितने लोगों ने एक्सपोजर फेस किया था और फिर कैलकुलेट करते हैं ऑड्स रेशियो, ओआर, जिससे पता चलता है कि एक्सपोजर और डिजीज के बीच रिलेशन है या नहीं। ऑड्स रेशियो, जिसे शॉर्ट में ओआर कहा जाता है, सिर्फ केस कंट्रोल स्टडी में यूज किया जाता है और ये बताता है कि किसी एक्सपोजर और डिजीज के बीच एसोसिएशन है या नहीं। अगर ओआर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एक्सपोजर और डिजीज के बीच पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी एक्सपोजर एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर ओआर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि एक्सपोजर प्रोटेक्टिव है, यानी वो डिजीज होने के चांस को कम करता है। और अगर ओआर एग्जैक्टली 1 है तो इसका मतलब है कि एक्सपोजर और डिजीज के बीच कोई एसोसिएशन नहीं है। अब चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम ये स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच कोई संबंध है या नहीं। हमारे पास 4 ग्रुप हैं। ग्रुप ए में है वो लोग जो स्मोकर्स हैं और जिन्हें लंग कैंसर है, उनकी संख्या है 60। ग्रुप बी में है वो लोग जो स्मोकर्स हैं लेकिन उन्हें लंग कैंसर नहीं है, उनकी संख्या है 40। ग्रुप सी में है वो लोग जो नॉन स्मोकर्स हैं लेकिन उन्हें लंग कैंसर है, उनकी संख्या भी है 40। और ग्रुप डी में है वो लोग जो नॉन स्मोकर्स हैं और जिन्हें लंग कैंसर नहीं है, उनकी संख्या है 60। अब ऑड्स रेशियो निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। ए मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई सी, यानी 60 गुणा 60 बटा 40 गुणा 40 होता है
30,600 और 40 गुणा 40 होता है 1600। अब 30,600 को 16,000 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आता है 2.25। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि स्मोकर्स को लंग कैंसर होने के चांसेस नॉन स्मोकर्स के मुकाबले 2.25 बार ज्यादा हैं। यानी स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। अगर OR 1 से ज्यादा आए तो समझ जाइए एक्सपोजर हार्मफुल हो सकता है। अगर OR 1 से कम आए तो एक्सपोजर प्रोटेक्टिव है। और अगर OR 1 के बराबर हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम केस कंट्रोल स्टडी को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके कुछ बायसेस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को क्विकली समझते हैं। बायस इन केस कंट्रोल स्टडीज व्हाट? सिलेक्शन। बायस कभी कभी हॉस्पिटल में लिए गए कंट्रोल्स जनरल पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और अगर कंट्रोल्स का सही तरीके से चयन नहीं किया गया तो कंफाउंडिंग हो सकता है, जिससे रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। 2. रिकॉल बायस केसेस जिन्हें डिजीज है और कंट्रोल्स जिन्हें डिजीज नहीं है अपने एक्सपोजर्स को अलग तरीके से याद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कैंसर पेशेंट्स स्मोकिंग हिस्ट्री को ज्यादा रिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि हेल्थी इंडिविजुअल्स कम याद कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज। केस कंट्रोल स्टडीज जल्दी और सस्ती होती हैं। ये रेयर डिजीजेस के लिए बहुत उपयुक्त हैं। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स का अध्ययन किया जा सकता है। कोई एथिकल इश्यूज नहीं होते क्योंकि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज। सिलेक्शन बायस। सही कंट्रोल्स का चयन करना मुश्किल हो सकता है। रिकॉल बायस। पुरानी एक्सपोजर्स को याद करने में गलतियां हो सकती हैं। इंसिडेंस नहीं माप सकते। ये स्टडी केवल एसोसिएशन को दिखाती है, इंसिडेंस और प्रेवलेंस का माप नहीं होता। अब केस कंट्रोल स्टडी का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की पक्की तैयारी के लिए विकी PSM नोटबुक एक परफेक्ट गाइड है। इजी लैंग्वेज, स्मार्ट पॉइंट्स और 100% एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। इसे अभी चेक करें।